हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है हमारे एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे BHIC 131 भारत का इतिहास प्राचीनतम काल से लगभग 300 सी तक। टॉपिक है मौर्य साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। तो मौर्य साम्राज्य की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था क्या थी। इससे पहले हम इसके परिचय के बारे में बात करेंगे। मौर्य साम्राज्य की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को जानने के लिए कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका और अशोक के शिलालेख महत्वपूर्ण स्रोत है। आज हमें मौर्य साम्राज्य की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था कैसी है इसके बारे में जो जानकारी मिली है वो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज जो हमारे मौर्य साम्राज्य के शासनकाल में आया था, यात्री उसकी इंडिका और अशोक के जो शिलालेख हैं 14 शिलालेख, उसके आधार पर हम मौर्य साम्राज्य की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानते हैं। वर्ण व्यवस्था और आदर्श व्यवस्था मौर्य समाज का आधार थी, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के दौरान वर्ण व्यवस्था समाज जो था वर्ण व्यवस्था में विभाजित था और एक आदर्श समाज भी था। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र के अनुसार समाज 4 वर्ग में विभाजित था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। यानी मौर्य साम्राज्य वर्ण व्यवस्था पर था और वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ग थे। इसके अलावा कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में 15 और अतिरिक्त निम्न जातियों का भी उल्लेख किया है। इसका मानना था कि समाज 4 वर्गों में तो बटा हुआ था, इसके अलावा भी 15 अतिरिक्त निम्न जातियां भी थी। मेगास्थनीज की इंडिका से मौर्य काल की सामाजिक व आर्थिक स्थिति की जटिलता के बारे में पता चलता है। मेगास्थनीज के विवरण के अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही अपनी व्यवसाय को दूसरी जाति के व्यवसाय में बदल सकता था। यानी जो व्यक्ति जिस जाति में है वो उसी जाति में विवाह करेगा और वो अपनी जाति का ही काम करेगा। अगर वो अपनी जाति में रहकर दूसरी जाति का अगर काम करता है, यहाँ पर बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। अशोक के अभिलेखों के अनुसार अन्य जाति वर्ग गुलाम थे और ब्राह्मण वर्ग का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। यानी समाज में केवल ब्राह्मणों की ज्यादा चलती थी और यहाँ पर बताया जाता है कि ब्राह्मणों को बड़े आदर से और ब्राह्मणों को छोटी मोटी जो गलतियां होती थी उसके सजा भी या उनको दंड भी नहीं मिलता था, परंतु शूद्रों की स्थिति समाज में सबसे ज्यादा बुरी और निम्न थी। तो ये हमारे सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का परिचय था। अब बात करते हैं हम मौर्य साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था के बारे में। इसका पहला है दास प्रथा। जी, सामाजिक व्यवस्था में यहाँ दास प्रथा प्रचलित थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समाज में वर्ण व्यवस्था भी प्रचलित थी, तो यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का भी आप उल्लेख कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख इसलिए नहीं करा क्योंकि मैंने उसका वर्णन इसके परिचय में कर दिया था। तो आप यहाँ पर भी अगर हेडिंग बना के पूरा करना चाहो वर्ण व्यवस्था तो आप डाल सकते हो। पहला है दास प्रथा। मौर्य काल में लोग साधारण जीवन व्यतीत करते थे। नैतिकता उनके जीवन का प्रमुख आधार थी। समाज में दास प्रथा प्रचलित थी। मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार समाज में रहने वाले लोग सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते थे और अर्थशास्त्र के अनुसार इस साम्राज्य में चोरी का कोई वर्णन नहीं मिलता। लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। इस तरह से यहाँ पर दास प्रथा प्रचलित थी। दूसरा है खान पान। जी, इस काल में समाज का खान पान शुद्ध शुद्ध यानी एकदम साधारण था। गेहूं, चावल, जौ, फल, दूध, दही, घी आदि शाकाहारी भोजन का मुख्य आधार थे। शराब मुख्य पेय पदार्थ में से एक था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में बताया है कि ब्राह्मण से तिच ध्वज तक ब्रह्मचर्य का पालन करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। थर्ड है स्त्रियों की दशा। जी, मौर्य काल में समाज में स्त्रियों की दशा सामान्य नहीं थी। पति की अनुमति के बिना यदि कोई घर से बाहर चली जाती थी तो उसे दंड दिया जाता था। समाज में बहुविवाह पर रोक थी
अर्थशास्त्र में बहुविवाह से संबंधित कुछ शर्तों का विवरण मिलता है। यदि किसी आदमी की पहली पत्नी के साथ शादी के 8 वर्ष तक कोई औलाद नहीं होती थी तो वह दूसरी शादी कर सकता था। अगर पुरुष 12 वर्ष तक यदि औलाद पैदा नहीं कर सकता था तो पत्नी दूसरी शादी कर सकती थी। यदि उसकी पहली पत्नी मर गई तो वह दूसरी शादी कर सकता था। समाज में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी और इस काल में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पर स्त्रियों की दशा थी। नेक्स्ट है मनोरंजन के साधन। जिस सामाजिक व्यवस्था का चौथा है मनोरंजन के साधन। मौर्यकालीन समाज में लोगों के मनोरंजन के अनेकों साधन मौजूद थे और इस समाज में वन उत्सव तथा फूलों का त्योहार मनाया जाता था। शिकार करना, जुआ खेलना, जानवरों की लड़ाई आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन हुआ करते थे। तो ये सामाजिक व्यवस्था के मैंने आपको विशेषता बताया। अब बात करेंगे हम आर्थिक व्यवस्था के बारे में। जी, पहला है कृषि। मौर्य साम्राज्य की आर्थिक दशा उत्तम थी। कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। मौर्य साम्राज्य की मुख्य फसल जौ, गेहूं, चना आदि थी। यहाँ वर्ष में एक बार वर्षा होती थी, इसलिए यहाँ पर 2 प्रकार की फसल उगाई जाती थी। मेगास्नीच के अनुसार मौर्य प्रशासन के अधिकारी मिस्र की तरह भूमि को नापते थे और पानी को बड़े बड़े बांधों से छोटे छोटे बांधों तक लाया जाता था। वर्षा सिंचाई का मुख्य स्रोत थी और राज्य की ओर से भी सिंचाई का समुचित प्रबंध था। तालाब, कुओं, झीलों आदि में पानी एकत्रित किया जाता था। मौर्य साम्राज्य के समय सौराष्ट्र सुदर्शन झील के बांध का निर्माण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो मौर्य साम्राज्य ने इसको स्थापित किया था। नेक्स्ट है हमारा उद्योग धंधे। जी, उद्योग धंधे। मौर्य साम्राज्य के काल में उद्योग धंधे उन्नत दिशा में थे। इस काल का सर्वाधिक विकसित व्यवसाय कपड़ा उद्योग था। पाटलिपुत्र और उज्जैन व्यापार के मुख्य केंद्र थे। मौर्य साम्राज्य का विश्वास देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर मिस्र, रोम, ग्रीक आदि में भी होता था। उद्योग धंधों की नियमित देखरेख के लिए 6 समितियां बनाई गई थी जो विभिन्न कार्यों से संबंधित थी। पहला है शिल्प कला समिति जो मजदूरों की मजदूरी निर्धारित करती थी। दूसरा है विदेशिक समिति, विदेशियों से संबंधित कार्य करती थी। तीसरा है जनगणना समिति जो जन्म मरण का हिसाब रखती थी। फिर है नापतोल समिति, नापतोल संबंधित मामलों पर निगरानी रखती थी। ये 4 थी। और एक 5वां जो थी वो थी हमारी कर समिति जो कर की वसूली करती थी। और फिर इसके बाद है हमारी जैसे कि 6ठी समिति का कार्य था पुरानी चीजों को नई चीजों से अलग करना और मिलावट को रोकना। जिस तरह से हमारा जो उद्योग धंधे थे। फिर है हमारी तीसरी कर प्रणाली। जी, मौर्य साम्राज्य कर प्रणाली कैसी? मौर्य साम्राज्य की आर्थिक स्थिति काफी हद तक करों से नियंत्रित होती थी। किसानों को 1/8 यानी 1/8% कर के रूप में देना होता था जो भाव कर में आता था। यानी इसके अलावा 1/4 से 1/6 भाग तो कर के रूप में देना पड़ता था इन्हें, समझे। सेना भक्त तीसरा कर था, यानी जिसमें गांव से गुजरते हुए सैनिकों को खान पान की व्यवस्था दी जाती थी। राज्य की सेना जब गांव से गुजरती थी तो गांव वालों को भी उनकी खातिरदारी करनी होती थी। चौथा कर फूलों पर भी लगाया जाता था। तो इसलिए जो इस तरह से मौर्य साम्राज्य की कर प्रणाली थी। अब बात करते हैं उत्पादन पर राजकीय नियंत्रण। जी, राज्य के द्वारा नियुक्त किए गए कुछ मुख्य अध्यक्षों को उत्पादक पर उत्पादक मतलब उत्पादन पर नियंत्रण रखते थे। वो निम्नलिखित है, जैसे सीताध्यक्ष जो कृषि राज्य में फार्म की देखभाल करते थे। दूसरा पन्नी अध्यक्ष, तीसरा सूराध्यक्ष और फिर पौनाता अध्यक्ष जो माप तोल के नाम से जाना जाती है। इस प्रकार उत्पादन पर राजकीय नियंत्रण था और राज्य ने महत्वपूर्ण अध्यक्षों की नियुक्ति की थी जो राज्य के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण थी। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य की सामाजिक और आर्थिक दशा अत्यंत सुव्यवस्थित थी जिसने मौर्य साम्राज्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मौर्य काल का समाज पूरी तरह से व्यवस्थित और उत्तम था। इस काल की आर्थिक व्यवस्था भी पूर्णतः सुव्यवस्थित थी। आगे आने वाले साम्राज्यों ने भी मौर्य काल से इस व्यवस्थाओं को
ग्रहण किया था। इस तरह से ये मौर्य साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था थी। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।